हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट क्विक रिवीजन गाइस। ठीक है, इसको अपन दो पार्ट्स में जो है स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकंड पार्ट आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सारी चीजें जो है वहां पे अपन डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ग्राफ। क्लियर हो? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी। सबसे पहली बात यहाँ पे अपन करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड जी ने अपने कुछ स्टूडेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और ये कहानी जो चल रही थी गाइस एटम्स के बारे में चल रही थी, ये जानने के लिए कि एटम्स के अंदर क्या-क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होगी कि रदरफोर्ड जी ने एक वर्ल्ड फाइल में क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी। उसमें कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया था कि कुछ पार्टिकल जो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ किसी एंगल पे जा रहे थे, क्लियर है, और कुछ जो होते सीधे सीधे वापस आ रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें जो है वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व की। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले वही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले बात देखते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इसको बी से अपन ने लिखा है, तो बी के लिए कभी कभी डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर बी z² cot θ/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर होता है, कभी कभी डिपेंडेंसी वगैरह पूछ लेता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंगल थीटा। मतलब कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे एक डिटेक्टर भी लगा होता है जो डिटेक्ट करता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पे। तो जो n है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² t डिवाइडेड बाय sin t cos 4 θ/2। t यहाँ पे थिकनेस होती है गाइस। ठीक है, z जो है आपका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एंगल थीटा है वो sin t cos 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय sin की पावर 4 θ/2, और sin का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज cosec थीटा। तो कभी कभी जो है ऐसे भी लिख के दे सकता है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका जो n वर्सेस थीटा ग्राफ अगर देखें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आता है, आप देख सकते हो, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट कांसेप्ट है आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन जो है पूछे गए गाइस। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है ये हैवी पार्टिकल और साथ में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे जो है हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर है? अब इनकी जब बम्बारमेंट अपन गोल्ड फाइल में करते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ किसी एंगल पे जाते हैं, कुछ जाके सीधे वापस आ जाते हैं 180 एंगल पे। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी और उनके स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है कि एटम के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव टाइप की चीज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा समझे, और यहाँ पे जाके सीधे वापस आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्लियर है? और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है ना कि लाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो वही चीज हमको समझ आई कि भाई सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम के अंदर समझ रहे, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जगह है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उसमें क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज और हाईली डेंस चीज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जो कि हैवी पार्टिकल्स है और साथ में पॉजिटिव तो है ही है, ये क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। क्लियर? यहां से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और हमारा टास्क है टू फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट इज r0। ठीक है, तो हमने अल्फा पार्टिकल को भेजा, अल्फा पार्टिकल की स्टार्टिंग में कुछ रफ्तार में v अल्फा मानी है, यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे ही क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे, मतलब बिल्कुल नजदीक न्यूक्लियस के पहुंच जाएंगे, तो वहां पे जाके इनकी रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ड्यू टू रिपल्सन, और पूरी की पूरी एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स प्रेजेंट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं Ki + U = K फाइनल + U फाइनल। क्लियर है गाइस? ठीक है, K अल्फा आपको इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी होगी K q1 q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसको हमने R0 यहां पे लिया है, तो हमें वैल्यू पुट करेंगे तो K अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां पे जो है न्यूक्लियस पे जो चार्ज हमने माना है Ze, और अल्फा पार्टिकल पे 2e। यहाँ पे q1 q2 की वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट r0 = z² डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन k e अल्फा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये था आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। एक्चुअली रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है आपको न्यूक्लियस की डिस्कवरी को बताता है, मतलब यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में पता चले कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि हाईली पोज्ड और हाईली डेंस होता है। ठीक है, इसके बाद भी कहानी अभी रुकी नहीं, क्योंकि ये बेचारे जो थे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका जो मॉडल था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्लासिकली बेस्ड था।
ठीक है। तो लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई अगर एटम स्टेबल नहीं है तो कोई मैटर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हर एक मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बेचारे ये जवाब दे नहीं पाए। तो उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज बोहर्स। ठीक है, इनका जो है अपना खुद का मॉडल प्रस्तुत किया। इनका जो मॉडल था वो क्वांटम मॉडल था। ठीक है, इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया, क्योंकि इनका जो था क्लासिकल मॉडल था, इन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया और क्वांटम वे में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने ये बोला था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं, अगर हम दिन भर काम करेंगे, थक जाएंगे, हमारी एनर्जी लूज हो जाएगी, तो हमें खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है कि भाई अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो रेडिएशन की एनर्जी रेडिएट करेगा। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन कर जाएगा स्पाइरल पाथ लेते हुए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरेटिकल। ठीक है, अब न्यूक्लियस में ही क्यों गिरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन की वजह से वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स अगर मान लीजिए न्यूक्लियस में नेगेटिव होता तो ये बाहर जाता। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी लॉस करेगा और आफ्टर दैट न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज सही नहीं थी। लोगों ने बोला कि भाई एटम तो स्टेबल है तभी तो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बोहर जी ने इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और अपना मॉडल जो है लॉन्च किया मार्केट में। ठीक है, और इनका जो प्रॉब्लम था वो था एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया कि मान लीजिए कोई हाइड्रोजन मैंने एटम लिया है, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने कुछ अपने पास्टुलेट दिए, तो उनका फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो स्टेशनरी ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जहां पे इनके लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है Fc Fp। Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, Fp मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आपने ये गाइस पढ़ रखा है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट मस्ट है, जरूरत ही होती है, और वो कोई सा भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे Fc mv²/r और यहाँ पे जो Fp हो जाएगा Ze²/4πε₀r² हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज आपको अच्छे समझ आई। r ने आपको कैंसिल आउट कर दिया, तो mv² Ze²/4πε₀r। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से 1 मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इनका सेकंड पास्टुलेट ये था कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ L। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में है ना, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है nh/2π होती है, वेयर n = 1 2 3 4 8 8 s1। ठीक, इसलिए बोला कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। L की वैल्यू आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, L = क्या होता है, mvr। इसको मैं i ओमेगा भी लिख सकता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो सकता है इनकी जरूरत आपको पड़े। ठीक है, L = mvr = I ओमेगा = nh/2p। ये एक रिलेशन है, इसके आगे मैं इसका वेवलेंथ में भी रिलेशन आपको निकाल के बताता हूं। तो ये आपकी कहते हैं बोहर्स मॉडल के आपके दो जो है पास्टुलेट से। अभी इसका थर्ड पास्टुलेट भी अपने यहां पे समझ। ओके गाइस, तो न्यूमेरिकल और कुछ मैथमेटिकल टूल और देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और आए हुए हैं बेटा। ठीक है, तो L = क्या है यहाँ पे, mvr = nh/2π। ठीक है, तो अब मैं कह रहा था 2π को इधर ले जाता था और mv को नीचे ले आता, तो 2π कितना हो जाता है, nh/mv। mv बोले तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो nh/p लिख दिया। अब h/p जो होता है ना गाइस, ये जो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है। आगे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा h/p, तो यहाँ पे 2π क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पास्टुलेट जो था बोहर जी का, उन्होंने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी तभी ट्रांजिट करता है, तभी रेडिएट करता है जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या करे, जंप करे। क्लियर है, क्लासिकल में क्या था, इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। तो इन्होंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया और ये बोला अगर कोई फिक्स स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो वहां पे कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। एनर्जी रेडिएशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, अब ये एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा E, E n minus E final equal to h v equal to hc by lambda। तो डेल्टा E equal to h v equal to hc by lambda। क्लियर, दिस इज द फार्मूला। क्लियर है, आपका जो एनर्जी ट्रांजिशन आप इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप चीज आपको समझ आई होगी कि ये थ्री क्या है, इनकी पास्टुलेट्स थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसकी रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको फार्मूला क्या होता है, r equal to r0 n squared divided by z। क्लियर, r0 की वैल्यू जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम।
क्लियर है? आता कहां से फार्मूला? आपको मैंने पहली इक्वेशन एक पढ़ाई है एफ सी इक्वल टू एफ ई, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे इसकी यूज करते हैं तब जाके आपको एक फार्मूला मिलता है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन पार्ट है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 1 2 3 मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है ना, वो आपको एग्जाम में बताएगा। ठीक है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर है। क्लियर, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो आपको बताएगा लिथियम प्लस हीलियम प्लस जो भी है। ठीक है, तो वो चीजें जो आपको दी जाएंगी उसी अकॉर्डिंग आपको जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो आईओ की चीज आपको अच्छे समझ आईओ की कई बार तो यही वैल्यू पूछ लिया तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट आर नॉट की वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, किस ऑर्बिट में कितनी रफ्तार होगी आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप जैसे जैसे क्या करोगे, एन की वैल्यू बढ़ाओगे, रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाएगी, है ना। अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू v नॉट z डिवाइडेड बाय n। तो v जो है z की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब न्यूक्लियस से जैसे दूर जाओगे, समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी रफ्तार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब n बढ़ाओगे तो v क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना पास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी दूर होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना भाई। ठीक है, तो v इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड z बाय n, ये जो है v नॉट की वैल्यू है गाइस। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू है। इसका भी डेरिवेशन वही सेम इक्वेशंस अपने को यूज करना है और इसको भी प्रूव कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अपने को फार्मूले से मतलब, और फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, तभी बात बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जेई मेंस में भी 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ था, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी पूछ रहा था एन के साथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई r, ओमेगा इक्वल टू v बाय r। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे f चाहिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ठीक है, अब v और r की वैल्यू आपके सामने है, जब इसको पुट करोगे सो विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो f जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 3। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे चार ऑप्शन दिए थे, आपको क्या करना, टिक करना था जाके। ठीक है, तो आई होप की चीज आपको समझ आई होगी गाइस। नेक्स्ट अगर टाइम पीरियड की बात करें, आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, टाइम पीरियड क्या होता है, जस्ट फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कर देना। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एनर्जीज की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। v की वैल्यू जो है हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, सेम आपको मैंने बताया k इक्वल टू k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, q1 q2 जो है चार्जेस है, न्यूक्लियस पे कितना है Zd है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का e है। ठीक है, तो Zd मल्टीप्लाई माइनस e करोगे तो माइनस बाहर हमने ले लिया, Z e into e स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का k Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट गाइस आपके पास टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है कि z स्क्वायर बाय 2r माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना है कि z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव में है तो इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ हमने रख दिया है। क्लियर है, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, तो 1 माइनस 2 आपका क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम करोगे तो e इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज माइनस की z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट जो आपकी टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, बराबर है। मैंने इसको समराइज किया हुआ है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। क्लियर है, इन तीनों के बीच ये रिलेशन निकल के आता है। कभी कभी इन तीनों का रेशियो पूछा जा सकता है, एक बार तो काइनेटिक एनर्जी और आपका टोटल एनर्जी के बीच रेशियो पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है टोटल एनर्जी, जो इसका फार्मूला जो भी वैल्यू वगैरह k की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वगैरह सब पुट करोगे और r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी आपको। जब पुट करोगे तो टोटल एनर्जी जो आपके पास मिल गई दैट इज डेल्टा इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये कितने ऑर्डर की होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल एनर्जी का फार्मूला बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 ले लेना, n जो है आपका 1 2 3 मतलब जो भी स्टेट आपको दे रखा है, ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड थर्ड जो भी है, अभी बातें करेंगे बेटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना। नेक्स्ट जो है गाइस यहाँ पे नोट पॉइंट दिया है आपके लिए, और पॉजिट्रॉन। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जगह कई बार जो क्वेश्चन में पॉजिट्रॉन बोल देता है, ठीक है, उस केस में जो उसकी रेडियस होगी, जो उसकी एनर्जी होगी, सब चेंज होने वाला है गाइस। ठीक है, रेडियस की बात करें तो जो उसकी रेडियस हो जाएगी पॉजिट्रॉन की दैट इज r डैश इक्वल टू m डिवाइडेड बाय mu इनटू r। r की वैल्यू वही रहेगी आपके पास, r नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। क्लियर है,
और यहाँ पे जो म्यू है दैट इज रिड्यूस मास, म्यू इक्वल टू m1 n2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्लियर है। और यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन होता है मैं आपको बता दूं ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, मास दोनों की क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर रिड्यूस मास यहाँ से निकालोगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को तो कैसा आएगा, me डिवाइड बाय me प्लस me, क्लियर है। तो यहाँ पे me के स्क्वायर डिवाइड बाय 2me हो जाएगी, me कैंसिल हो जाएगा, जस्ट mu की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है आपको, क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वैसे आपकी टोटल एनर्जी जो आ जाएगी डेल्टा ई डैश फॉर पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 म्यू डिवाइड बाय me मल्टीप्लाई z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये होता है आपकी कहानी किसके लिए, पॉजिट्रॉन के लिए। अगर क्वेश्चन में पॉजिट्रॉन बोल दिया है तो आपको ये फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, वो जो कहानी है वे सब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब यहाँ पे सिंपल सा है यार, यहाँ पे रिड्यूस मास का कांसेप्ट आ जाएगा अगर आपके पास पॉजिट्रॉन दे रखा है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें एनर्जी पढ़ना है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है, जंप करता है, तो उस केस में डेल्टा इक्वल टू ei माइनस e फाइनल करेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 13.z स्क्वायर, और कहां से कहां जा रहा है तो उसके लिए 1/ni के स्क्वायर माइनस 1/f का स्क्वायर, क्लियर। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे है ना, माइनस यहां पे कॉमन लोगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा मैथमेटिकल कोई बड़ी बात नहीं, डेल्टा ई की वैल्यू एस बाय लैम्डा में पढ़ रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय sc इनटू z का स्क्वायर। 13.6 डिवाइड बाय sc को मैंने यहां पे r बोल दिया है, ठीक है। आपका एक कांस्टेंट है गाइस, ठीक है। तो r इनटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ठीक है। nf मतलब फाइनल जिस स्टेट में जा रहा है, इनिशियल मतलब जहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पुट करना पड़ेगा, वो एग्जाम में जो बताता है कि 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 जो भी है, ठीक है, वो चीज आपको प्रोवाइड करेगा। r की वैल्यू जब इसको सॉल्व करते हैं कांस्टेंट, ठीक है, तो ये 1/912 एंगस्ट्रॉम या फिर 1/r इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको याद रखना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। तभी जो आप न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कई बार जो वेवलेंथ पूछता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो उस केस में इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना गाइस, ठीक है। चलिए, ये सब काम का नहीं है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इससे पहले जो मैंने रेडियस वेलोसिटी वगैरह पढ़ाया बहुत काम के बेटा, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट बातें करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 को अपन ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको सीरीज मिलेगी दैट इज लाइमन, ठीक है। सब साइंटिस्ट के नाम याद रखना। n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद बार्नल सीरीज मिलेगी n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको, पास्चन, ठीक है। n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ब्रैकेट, n इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फुंडल, ठीक है। अपने एग्जाम में ज्यादातर यही पूछता है गाइस, ठीक है। और भी है डेटेड एस्वा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम है गाइस तो फार्मूला हम ये यूज करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू माइनस का 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आपको क्या करना है, n की वैल्यू चेंज करते जाना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी मिलती जाएगी। n इक्वल टू 1 रखूंगा, n इक्वल टू 1 रखूंगा, z इक्वल टू 1 रखूंगा, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना, ठीक है। सेकंड बोले तो n इक्वल टू 2 बोले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आपके पास जो एनर्जी आएगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z की वैल्यू 1 फिक्स है, n की वैल्यू जस्ट आपको चेंज करते जाना, उसका स्क्वायर करके भाग लगाते जाना है, आपको सारी स्टेट की जो है एनर्जी मिलती जाएगी गाइस, ठीक है। इनका आप डिफरेंस भी देख सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव में आएगा गाइस, ठीक है। तो आई होप चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट चीज मैं आपको और बता दूं, लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, वार्मर जो है विजिबल में, इसके बाद जो इंफ्रारेड चलता है, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपका इंफ्रारेड चालू हो जाता है, वार्मर आपका विजिबल है, लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट, ये भी क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, याद रखना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी भेजने के लिए किसी एटम को आयनाइज करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है वो 0 माइनस, क्योंकि इंफिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू जब इंफिनिटी रखोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये किसके लिए है आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव है, क्लियर है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम देता है तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं बोलता है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा n की वैल्यू 1 रख देना और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, जेड की वैल्यू रख देना, किसी भी एटम की आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बेटा आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होती है। n इक्वल टू 2 से 2 भेजना है, 3 भेजना है, 4 भेजना है, कहीं भी भेजना है, तो उस केस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज
एक्साइटेशन एंड एनर्जी गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके सारे कॉन्सेप्ट सारे ग्राफ गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे चल रही है वन शॉट क्विक रिवीजन सीरीज गाइड, जिससे आपके पास सारे वीडियोस पहुंच सके और आप अपने जो है तैयारी अच्छे से कर सको गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।